students, welcome to Convent English High School. Today we will discuss electrical fuse and example 11 and exercise 16. And this is our last lecture of this chapter and this is last topic of this chapter. So start with write a short note on electric fuse. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है उसके बारे में देखना है. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी टाइम 2 से 3 टाइम्स पूछा जाता है, या तो 2 मार्क्स में तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन होता ही है. तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और उसे लर्न करके फिर अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके. एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए लो रेजिस्टेंस वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ ए ओवरलोड करंट. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टेंस लो होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है? लो है. अब इस वजह से क्या होता है? तो कि वो इस वजह से जब भी ओवरलोड द करंट यानी कि करंट ज्यादा ओवरलोड हो तब वो हमारे अप्लायंसेस को, हमारे हाउस को और हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. तो अब आप सोच रहे होगे ये कैसे? रेजिस्टेंस लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, उससे वो हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है? उसे हम आगे देखेंगे. द फ्यूज इज प्लेस्ड ऑन लाइव वायर इन अ सीरीज विथ द डिवाइस. ठीक है. हमारा जो मेन डिवाइस होता है जहाँ पे हमारा सब वायरिंग किया होता है घर का, तो वो वायरिंग के अंदर हमें क्या लगाना है? फ्यूज को सीरीज में लगाना होता है. ठीक है. इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस. तो ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है. किसके लिए? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और हमारे अप्लायंसेस के लिए. अभी भी आपको सीक्रेट बनाए रखना है. ठीक है. आपको रखो कि पर कैसे ये होता, कैसे है, कैसे ये सेफ्टी डिवाइस है. तो देखते हैं. इफ ए करंट फ्लोज हायर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू थ्रू द सर्किट. अगर हमारे सर्किट में फिक्स होता है कि इतना वोल्टेज करंट पास होना चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर करंट उससे ज्यादा फ्लो हो, ठीक है, इसलिए लिखा है इफ करंट फ्लो हायर देन स्पेसिफाइड वैल्यू थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज. तो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज है उसके अंदर का वायर है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है. दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट. तो सपोज कि अगर करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो फ्यूज के अंदर का जो वायर है वो क्या होगा? टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? तो कि फ्यूज के अंदर का जो वायर है उसका लो रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस लो है यानी कि जो ज्यादा का करंट है वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए फिर वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. एंड ब्रेक द सर्किट एंड सो द करंट स्टॉप फॉलोइंग. तो फ्लोइंग मतलब कि ये जो हमारे कहाँ है? एसी मेंस में लगा होता है. तो अगर फ्यूज के अंदर का वायर मेल्ट हो जाता है तो हमारी सर्किट क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है. सर्किट ब्रेक हो जाती है यानी कि हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस, हमारे फैक्ट्री के अंदर जहां पे जितने भी अप्लायंसेस है सारे के अंदर करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है. तो ये ओवरलोडिंग का जो सॉल्यूशन है वो मिल गया कि नहीं? करंट ओवरलोड हो तो क्या करना चाहिए? तो करंट ओवरलोड हो तो हमें फ्यूज लगा के रखना चाहिए ताकि क्या हो? जब भी ओवरलोड होगा, फ्यूज हमारा किससे कनेक्टेड है? एसी मेन से कनेक्टेड है. तो जब भी करंट ओवरलोड होगा तो फ्यूज के अंदर का वायर है वो मेल्ट हो जाएगा. वो मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो करंट स्टॉप हो जाएगा. तो इस तरह से हमें भी कुछ नहीं होगा और हमारे अप्लायंसेस को भी कुछ नहीं होगा. तो इन दिस वे वी कैन से that fuse is a safety device used in electrical circuit and appliances. ओके. अब ख्याल आ गया आपको कैसे फ्यूज यूज होता है? ओके. द फ्यूज यूज टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो. तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे फिगर दिखाई हुई है कि फ्यूज का फिगर कैसा होता है. तो ये क्या है? फ्यूज की फिगर है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, ये जो ऐसे मैंने यहाँ पे शेडेड पार्ट दिखाया हुआ है वो क्या है? मेटल के फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द सर्किट. जैसे मैंने कहा कि हमारा एसी मेंस होता है जिसके साथ में हम फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो ये 2 टर्मिनल है जहां से हम उसे हमारे एसी मेंस में यानी कि हमारा जो मेन पावर होता है घर का, वहां पे ये 2 टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. और यहाँ जो बीच में आपको जो लाइन दिख रही है वो है फ्यूज वायर, जो कि एकदम पतला होता है और जैसे ही करंट ओवरलोड हो तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है. अगर ये टूट जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. और यहाँ से करंट फ्लो बंद यानी कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो सब में भी करंट बंद हो जाएगा. ओके. और फिर यहाँ पे जो लाइन है, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है वो है ग्लास ट्यूब. क्या दिखा रहा है? वो ग्लास की ट्यूब दिखा रहा है. ओके. चलो. द फ्यूज कंसिस्ट ए पीस ऑफ अ वायर मेड अप ऑफ ए मेटल और एन एलोए
एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, ईटीसी। तो ये जो फ्यूज के अंदर का जो वायर होता है जिसका लो रेजिस्टेंस होता है वो किससे बना हुआ था, या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर, आयरन और लीड, इनमें से किसी का भी ये जो वायर है वो हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इतने मेटल से ये फ्यूज का वायर बनता है जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, द फ्यूज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द मेन सप्लाई इज जनरली रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5, 10 एम्पियर ईटीसी। तो ये जो फ्यूज है जो कि हमारे एसी मेंस के साथ में सीरीज में कनेक्टेड रहता है उसका रेट कितना होता है, तो ऑलमोस्ट उसका रेट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर इतने के आसपास का होता है। ओके, चलो तो इसके बाद में हम देखते हैं न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल 11, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर हर एक सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फिजिक्स के अंदर हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले क्या वैल्यू डी है उसे लिखो और क्या फाइंड करना है उसे लिखो, फिर उनके बीच का इंटर रिलेशन वाला फॉर्मूला देखो। ठीक है, तो चलो पहले हमें क्या दिया है, हीट इज इक्वल टू 100 जूल, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 4 ओम, ईच सेकेंड यानी कि T इज इक्वल टू 1 सेकेंड और हमें फाइंड करना है V। तो अब आपको याद हो तो V तो हमें किससे मिलता है, ओम्स लो। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR। लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी मुझे I ही नहीं दिख रहा है, R दिख रहा है, ये रहा, लेकिन कहीं I ही नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा I फाइंड करना। फिर जब मुझे I मिल जाएगा तो I और R का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे V मिल जाएगा। ओके, तो I कहाँ से फाइंड करें, तो I के लिए हमें H और T और R ये 3 चीजें दी गई है। तो सोचो I, R, T और H का कोई फॉर्मूला है तो क्या, हाँ जूल्स लो था ना, तो हाँ जूल्स लो क्या था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, अब इसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, I। तो मैं I स्क्वायर को मेन बनाऊंगी तो जो RT उसके मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये I स्क्वायर के साथ में RT मल्टीप्लाई में है तो मुझे I स्क्वायर फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई वाला RT इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू होगा H अपॉन RT। अब आप बताओ मुझे I स्क्वायर फाइंड करना है कि I फाइंड करना है, I फाइंड करना है। तो ये जो स्क्वायर है वो भी एक्स्ट्रा का है तो स्क्वायर को भी इक्वल टू किस साइड दे दो, तो यहाँ पे इक्वल टू किस साइड देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा, I इज इक्वल टू स्क्वायर इधर दे दो तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा H अपॉन RT। तो मेरा फॉर्मूला मुझे मिल गया, I इज इक्वल टू अंडर रूट में H बाय RT। अंडर रूट कहाँ से आया, तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर अगर हम इक्वल टू के उस साइड दे देते हैं तो होता है अंडर रूट। ओके, चलो वैल्यू डाल दो, अंडर रूट में करेंगे 100, H की वैल्यू कितनी 100, R कितना है 4 और टाइम कितना है 1, 4 1 जा 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे मुझे मिलेगा 25। 25 किसका रूट है, 5 का, यस। तो I इज इक्वल टू 5, फिर लिखना है एम्पियर, ऐसा यूनिट लिखना भूलना नहीं है। तो मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू 5 ओम, I मिल गया। अब क्या बाकी, कुछ नहीं के I आ गया, R आ गया, फिर तो V आना ही आना है, कहाँ जाएगा है। तो एज वी नो V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लो। चलो I कितना मिला 5, R कितना है 4, 5 4 जा 20, सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 20 वोल्ट। तो वापिस से क्या करना है, जो जो चीजें दी गई है उसे लिखो, जो फाइंड करना है उसे लिखो, फिर इनके बीच का इंटरकनेक्शन देखो और फॉर्मूला याद करो। तो V के लिए मुझे I चाहिए और R चाहिए, R है लेकिन I नहीं है तो पहले I फाइंड करो। तो H R T और I का कोई रिलेशन है तो क्या, हाँ ये रहा, इसमें I को मेन बनाओ, आपको कुछ ये मिलेगा, वैल्यू डालो, आपको I की वैल्यू मिल गई। फिर क्या है, कुछ नहीं, V इज इक्वल टू IR, I और R का मल्टीप्लाई करो, आपको V मिल जाएगा। ओके, उसी तरह से हम आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्सरसाइज 16, विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वॉट TV सेट इन 1 आवर और ए 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे कंपेयर करना है
किसका कंपेयर करना है? एक टीवी सेट है जो कि कितना वॉट यूज कर रहा है? 250 वॉट यूज कर रहा है 1 आवर के अंदर। और यहाँ पे एक दूसरा है टोस्टर जो कि 10 मिनट के अंदर 1200 वॉट यूज कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, हमें वो फाइंड करना है। तो चलो पहले मुझे जो दिया है मैं वो लिख लूंगी। तो पावर मुझे दिया हुआ है 250, टीवी सेट के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर टीवी सेट पावर इज इक्वल टू 250 वॉट। वॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और टाइम है 1 आवर। 1 आवर की जगह पे हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ओके, और क्या फाइंड करना है? एनर्जी। तो ऐसा तो कौन सा फॉर्मूला है जो P और T और H तीनों को आता हो? तो H का तो हमें एक ही फॉर्मूला पता है, क्या है? H इज इक्वल टू I²RT। ओके, अब हम सोचेंगे कि अब पर हमारे पास में I और R तो है ही नहीं, तो क्या हुआ? I और R नहीं है लेकिन P का फॉर्मूला तो है। P का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू I²R। P यानी कि पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R। तो I²R की जगह पे हम लिख देंगे P, तो ये हो गया P और इंटू T। अब क्या है? अब वैल्यू डाल दो। तो H इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखना है PT, ठीक है ना? H एज इट इज, P की वैल्यू है 250 वॉट और टाइम है 3600। मल्टीप्लाई करोगे आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। अब आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज इसे आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। किलो यानी कि होता है 10⁻³ यानी कि 1 2 3, ये 3 जीरो की जगह पे हम लिख सकते हैं K यानी कि किलो। तो कितने बचेंगे? 900, तो 900 किलो जूल। तो ये जो टीवी सेट है वो 1 आवर के अंदर 900 किलो जूल एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब हम दूसरे किसके लिए देखेंगे? टोस्टर के लिए, जो कि 10 मिनट के अंदर 1200 वॉट यूज कर रहे हैं। फॉर टोस्टर P इज इक्वल टू 1200 वॉट यानी कि 1200 जूल पर सेकेंड। ओके, एंड T इज इक्वल टू 10 मिनट। मिनट है, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, तो हमें मिलेगा 600 सेकेंड। अब अगेन हमने अभी आगे देखा था H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P इंटू T यानी कि पावर इंटू टाइम। पावर है 1200, टाइम है 600। मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 और 1 2 3 4 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने आगे वाले को किलो जूल में कन्वर्ट किया था, इसे भी हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 3, ये 3 जीरो की जगह पे हम क्या लिखेंगे? किलो जूल। तो बचेगा क्या? 720। तो H इज इक्वल टू 720 किलो जूल। तो आगे हमने देखा था वो कितना आंसर था आगे वाले का? बोलो बोलो बोलो, 900 किलो जूल। हाँ, और यहाँ पे इसका कितना आंसर हो रहा है? 720 किलो जूल। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि टोस्टर है वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है कि फिर आगे जो टीवी सेट है वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। तो फ्रॉम अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट 250 watt TV set in a 1 hour consume more electrical energy। मोर यानी कि ज्यादा। इजीली हमें पता चलता है कि नहीं कि वो 900 किलो जूल यूज कर रहा है और ये 720 किलो जूल यूज कर रहा है, उसका ज्यादा है। ओके ना? तो हम लिखेंगे 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो वो टोस्टर के करता इलेक्ट्रिकल जो टीवी सेट है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम हीटिंग एनर्जी यानी कि H का फॉर्मूला लगा के उसे हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा हीट यूज कर रहा है। ओके, थैंक यू।